नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जिसका अध्याय संख्या 3 हम शुरू कर चुके थे और हमारे अध्याय का नाम है मुद्रा और साख। बच्चों, मुद्रा और साख को लेकर के अब तक इस अध्याय में हमने हमारे 5 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको क्लियर किया। जैसे हम मुद्रा के बारे में समझ चुके थे, हम ये समझ चुके थे कि बैंक का जो प्रोसीजर है यानी बैंकिंग सेक्टर है वो कैसे कार्य करता है, वहाँ से आय के जो स्रोत हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। कई प्रकार के भुगतान के तरीके, चाहे वो करेंसी की बात हो, चाहे हम कहें चेक द्वारा भुगतान, इन टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझ लिया। हमने महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जो ऋण था उसको लेकर के एक अच्छी खासी समझ बनाई, जहां हमने ये जाना कि जो ऋणाधार होता है या हम कहें समर्थक ऋणाधार है, ये टॉपिक हमें क्या मैसेज देता है या ये होता क्या है, इसके बारे में हमने समझ लिया था। इन सबको आधार बना करके हमने रोहित और रंजन के साथ मिलकर के एक गाँव, जो कि हमारा गाँव था सोनपुर, वहाँ का सर्वे किया था और विविध प्रकार के जो साख प्रबंध हैं उनके बारे में जानकारी ले ली थी। बच्चों, ये अलग अलग प्रकार के जो साख प्रबंध हमने पढ़े थे, जैसा कि हम देख पा रहे थे, भूस्वामी नियोक्ता की बात करें, साहूकार जमींदार की हम बात करें या फिर बैंक की बात करें, ये अलग अलग प्रकार के जो विविध साख प्रबंध थे, क्या हम इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पाते हैं या हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आज के इस हमारी कक्षा में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा भाग 6, जिसमें हम सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा सहकारी समितियों से ऋण कैसे लिया जाता है, सहकारी समितियां होती क्या हैं, इनके निर्माण का जो प्रारूप है उसे समझेंगे और उसके बाद में हम मूव करेंगे हमारा जो औपचारिक और अनौपचारिक ऋण प्रबंध है उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं सहकारी समितियों से ऋण। बच्चों, सहकारी समितियों की बात हम करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंकों के अलावा हम ये कहते हैं कि सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है, वो है हमारी सहकारी समितियां। अब सहकारी समिति की हमने बात तो कर ली कि भाई हमें ये तो पता चला कि बैंकों से जो ऋण मिलता है वो सस्ते ब्याज दरों पर मिलता है। अगर हम महाजन से या हम कहें व्यापारी से या हम कहें भूस्वामी नियोक्ता से हम तुलना करें तो जो बैंकों से हमें ऋण मिल रहा है वो एक सस्ती दर पे मिलता है इन लोगों की तुलना में। पर हम ये देखते हैं उसके साथ साथ जो सहकारी समितियां हैं वो भी एक ऐसा स्रोत हैं जो हमें क्या करती हैं, ग्रामीण सेक्टर को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देती हैं, वो भी सस्ती ब्याज दरों पर। बच्चों देखिए, सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। संसाधन की बात हम करें तो देखिए, संसाधनों में वो किसी प्रकार से भी इंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक्स को या साधनों को। कैसे? जैसे कृषि के उपकरणों को उन्होंने इंक्लूड कर लिया, ठीक है भाई, किसी के पास कृषि के लिए ट्रैक्टर है, किसी के पास हल है, इन सबको इंक्लूड करके रख लिया। इसी प्रकार हम देखते हैं जो मनी यानी कि जो मुद्रा है उसको भी वो एक संसाधन के रूप में वहाँ प्रयोग लेते हैं। बच्चों, कई प्रकार की सहकारी समितियाँ संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियाँ। तो ये अलग अलग टाइप्स के हैं जिनका प्रॉपर हम ये कहें कि एक मूल मंत्र क्या है कि हमारे जो सहकारी समिति के सदस्य होंगे हम उनकी हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ अब तक हम बेसिक समझ पा रहे हैं, केवल हम बेसिक्स देख रहे हैं इसका। अब मूव करेंगे एडवांस की ओर। देखिए बच्चों, कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। तो आप अंदाजा लगा पा रहे हैं इस समिति का जो आकार है वो कोई छोटा आकार नहीं है। यहाँ पर कितने सदस्य हैं किसान? 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। अब आप समझ पा रहे हैं, बैंक तो अपनी पॉलिसी पर ही वर्क करेगा, उसे तो ऋणाधार चाहिए ही चाहिए। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा था कि जो सहकारी समितियां हैं वो तो किसानों ने मिलकर बनाई, ठीक है, तो वो सस्ता ऋण कैसे उपलब्ध करा पाएंगी? तो देखा हमने यहाँ पता किया ना, जो सदस्य होते हैं वो कुछ अमाउंट जमा करते हैं, एक जमाए प्राप्त करते हैं आपस में, और फिर इस जमा को वो अपना सिक्योरिटी अमाउंट मान करके ये कह देते हैं बैंकों को हमारी गारंटी है, ये अमाउंट हमारे पास में है, आप इसे एज गारंटी यूज़ कीजिए और हमें एक ऋण प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं सहकारी समितियाँ भी मूल रूप से बैंकों के ऋण पर ही निर्भर कर रही हैं। बच्चों, इसके साथ साथ देखिए, इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। अच्छा भाई, चलो कर्ज, एक सदस्य को कर्ज दे दिया, फिर दूसरे सदस्यों को कब मिलेगा? तो ये देखिए, यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया
जा सकता है। यानी हम देख रहे हैं बारी बारी सभी सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। तो ये सारे वर्क हैं, हम ये कहें किन किन चीज़ों के लिए यहाँ से ऋण मिल सकता है, उन टॉपिक्स को हमने यहाँ मेंशन कर लिया है। इसके अलावा हम और कुछ जानना चाहें तो वो है हमारा भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से यहाँ पे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सहकारी समिति के अलावा जो हम औपचारिक की बात कर रहे हैं वहाँ कौन कौन से फैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। सहकारी समिति हमारा औपचारिक में आता है, तो अब औपचारिक में हमने सहकारी समिति को लिया, तो इसके अलावा अगर हम इसका वर्गीकरण देख रहे हैं तो अन्य फैक्ट या अन्य क्षेत्र कौन सा होगा, एक बार उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो देखो बच्चों, लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। देखा हमने भाई चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझा। सोनपुर का हम एग्जाम्पल लें या फिर हमने सलीम का एग्जाम्पल देखा या फिर सपना का एग्जाम्पल देखा, तो वहां हमने मेंशन किया, अच्छे से समझ लिया कि जो लोग हैं उनके पास में कई सारे हम कहें साख प्रबंध हैं जहां से वो ऋण प्राप्त करते हैं। और वो कई सारे हो सकते हैं भाई, जैसे साहूकार हो सकता है, महाजन हो सकता है, हमारा हम कहें कि भाई भूस्वामी का जो नियोक्ता है उससे ऋण मिल रहा है, बैंकों से मिल रहा है, या फिर हम कहें हमारी सहकारी समितियों से मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारे साख प्रबंध हैं जहां से ऋण प्राप्त करते हैं व्यक्ति। अब बच्चों देखो, विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। अब वो दो वर्ग कौन कौन से हैं? औपचारिक क्षेत्रक ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक हैं, इनमें कौन कौन सी सब कैटेगरीज होंगी? तो देखो, अगर हम पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं हमारे औपचारिक क्षेत्र की, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है बैंकों को और जो सहकारी समितियां हैं उनको। यानी आप बैंकों से कर्जा ले रहे हैं या सहकारी समितियों से कर्ज ले रहे हैं तो वो आपका औपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अगर अनौपचारिक उधारदाता में हम बात करें तो यहाँ पे हम साहूकार, व्यापारियों, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, अन्य जो सारे सेक्टर्स हैं, अन्य सारे जो तरीके हैं, साख प्रबंध हैं जिनसे हमें ऋण मिल रहा है, उनको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो मोस्टली हम ये देख पाएंगे कि जो हमारा पहला वाला वर्ग है यानी औपचारिक क्षेत्रक है, वो कुछ ऐसा होगा, इसमें नियम कायदे कानून होंगे, इनमें हम ये कहें कि जो एग्रीमेंट किया जाएगा लोन का वो किया जाएगा अच्छे से। यहाँ पे सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के बीच में क्लियर होंगी सारी चीज़ें लोन को शुरू होने से पहले ही। वहीं हम अगर बात करें अनौपचारिक क्षेत्र की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो समर्थक ऋणाधार है वो मेंशन हो भी सकता है, जरूरी है कि नहीं है वो आपस में एक दूसरे के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि इस क्षेत्र में यानी जो हमारा अनौपचारिक क्षेत्रक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्याज की जो दरें हैं वो हमें ऐसे हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल दिखेंगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी व्यक्ति के लिए कितना ब्याज दर लग रहा है, अन्य व्यक्ति के लिए वही साहूकार कुछ ज़्यादा ब्याज दर मेंशन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यानी हमें बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहें तो यहाँ पे हमें असमंजस की स्थिति नज़र आती है कि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में हम देखेंगे कि कई सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए एक बार डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखिए, पहला प्रश्न जो हमारे यहाँ पे निकल के आता है, क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? सबसे जाहिर सी बात है, जैसे ही हमने क्षेत्रकों को जाना, सोर्सेज ऑफ हम कहते हैं क्रेडिट के सोर्सेज को हमने देखा, तो हमें क्या समझ में आया, क्या विचार आता है सबसे पहले कि भाई ये तो बताओ कि इस पूरे अगर हम हमारे समाज की बात करें, हमारी सोसाइटी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ऋण कहाँ से लिया जा रहा है, औपचारिक क्षेत्रक से या फिर अनौपचारिक क्षेत्रक से? तो चलिए इसे इस पाई चार्ट के मीडियम से हम देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें, कई सारे औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रक हमारे सामने यहाँ आ चुके हैं, इनके बारे में हम इस पाई चार्ट में देखते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सरकारी सेक्टर की बात करें तो हम ये देख पा रहे हैं वहाँ का जो आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि 1% व्यक्ति ऐसे हैं जो सरकारी सेक्टर से लोन लेना पसंद कर रहे हैं या उन्हें मिल रहा है। ठीक है, पसंद तो कौन नहीं करता, जहां सहूलियत होगी वहां से लोन लेना पसंद करते हैं, बाकी मजबूरी में व्यक्ति कहीं से भी लोन एक्सेप्ट कर लेता है, कुछ भी ब्याज दर हो, कैसी भी हो, सब एक्सेप्टेबल है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी सहकारी समितियों या बैंकों से। यहाँ का आंकड़ा हमें कहता है कि लगभग 25% क्षेत्रक ऐसा है जो हमारा यहाँ सहकारी समितियों के द्वारा कवर किया गया है, बैंकों से कवर है। इसके अलावा अन्य जो औपचारिक स्रोत हैं उनका आंकड़ा कहता है 5%, व्यावसायिक बैंकों की हम बात कर रहे हैं वहाँ से 5%, और अगर हम साहूकारों की बात करें तो वहाँ से 33% आंकड़े निकल करके हमारे सामने आ रहे हैं।
तो ये आंकड़ा क्या कह रहा है? इसके अलावा आप देख पा रहे हैं मित्रों का, रिश्तेदारों का, जमींदारों का, इनके आंकड़े भी यहाँ मेंशन है। पर सोचने वाली बात बच्चों, यहाँ पे अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो सबसे ज्यादा हम ये कहें उधारदाता कौन से सेक्टर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे साहूकार हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की जो सबसे ज़्यादा उपलब्धता कराते हैं वो साहूकार हैं। और ये साहूकार की जो ब्याज दरें होती हैं वो आपको पता ही है, हमने पिछले हमारे जो भाग थे वहाँ मेंशन करी थी, वहाँ हमने चर्चाएं की थी, कई सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भारतीय किसान की जो हम कहें कि दशा है वो बदतर क्यों होती जा रही है जब वो कर्जा ले लेता है। कर्जे में हमने देखा था नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एग्जाम्पल्स लिए थे। तो उनका नेगेटिविटी में क्यों जा रहा है, क्यों उनकी जमीनें हड़प ली जाती है, क्यों उन्हें मतलब हम कह पा रहे हैं कि उनका जो जीवन है इस तरह वो दिनों दिन गिरता ही जा रहा है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन मेंशन किया जा सकता है, जब हम औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 33% ऋण का जो क्षेत्र है वो हमारे साहूकारों द्वारा कवर किया जाता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो सर्वाधिक ऋण को देने वाले हैं वो यही हैं। इनकी जो शर्तें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती हैं, इनके ब्याज दर हैवी होते हैं, इनके द्वारा लिया जाने वाला समर्थक ऋण आधार किसानों की जमीनों तक हो सकता है, जिसके कारण किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। बच्चों इसको हमने डिस्कस कर लिया, चलिए डिटेल्स में देखते हैं। देखिए अगर हम आरबीआई की बात करते हैं यानी भारतीय रिजर्व बैंक की हम बात करें, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। जाहिर सी बात है वो सहकारी जो समितियां हैं, बैंक हैं, उनके जो कार्य प्रणाली है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, किस किस को वो लोन दे रहे हैं, कितनी अवधि के लिए दे रहे हैं, या लोन क्या उन्होंने एक विशेष पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया है, एक विशेष कैटेगरीज को दिया है, क्या वो सब कैटेगरीज को लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सब का जो नियंत्रण है, इन पे नजर रखने का काम है वो हमारा आरबीआई करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं जी, हमने चर्चा भी की थी, लगभग 15% भाग ऐसा होता है जो बैंक अपनी जमा होते हैं, जो बैंकों में निक्षेप है, हमने देखा था निवेश है, उसको वो अपने पास में रखते हैं। क्यों रखते हैं ये हमने हमारे पिछले चैप्टर में चर्चा कर ली थी। तो यहाँ इस 15% को देखिए उन्होंने होल्डिंग पे रखा है कि नहीं रखा, इस बात को भी कौन सी ऑफ करता है, कौन देखता है? हमारा आरबीआई देखता है। बच्चों अगर आरबीआई की बात करें तो वो ये देखता है कि क्या बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं या फिर केवल आंकड़ों में ही वो इसे रन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ सब चीज़ों पे नज़र रखने का, ऑब्जर्वेशन करने का काम हमारा आरबीआई का है। आरबीआई को जब हमने देखा तो ये समझ में तो आ रहा है कि भाई ये औपचारिक सेक्टर में तो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बात थी हमारे साहूकार, महाजन, या हम कहें जो व्यापारी हैं या जो भूस्वामी नियोक्ता हैं, उन पर कौन नजर रखेगा? क्योंकि वो तो अनौपचारिक सेक्टर से आ रहे हैं, उन पे नजर रखने का काम किसका है? तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि आरबीआई को ऐसी पॉलिसीज रखनी चाहिए कि वो हमारे अनौपचारिक ऋण क्षेत्रक हैं उन पर भी अपनी नजर बनाए रखे। बच्चों देखिए साथ ही साथ आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। यानी आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो हम कहें कि हमारी मुद्रा का फ्लो है या हमारी जो इकोनॉमिकल फ्लो है हमारे देश का, हम या कहें जीडीपी है, उसका फ्लो ऐसा बना रहे कि वो किसी एक विशेष सेक्टर पे ही फोकस ना रहे, यानी वो केवल औद्योगिक क्षेत्र यानी हमारे द्वितीय सेक्टर पे ही फोकस ना रहे, वो हमारे तृतीय सेक्टर को भी टच करे, हमारे प्राथमिक सेक्टर यानी कि जो कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों वाला सेक्टर है उसे भी वो टचअप करे। तो इस चीज का ऑब्जर्वेशन करने का काम हमारा आरबीआई का है। वो ये देखता है कि सभी को ऋण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऐसा तो नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति को ही बैंक ऋण उपलब्ध करा रहा है, किसी विशेष वर्ग को ही। समय समय पर बात करें हम, बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। तो अब आप अंदाजा लगा पा रहे हैं कितना कंट्रोल्ड में होकर बैंकों को काम करना पड़ रहा है। साहूकार, महाजन या फिर हमारे भूस्वामी नियोक्ता की जैसे नहीं कि उनकी मन मर्जी वहां चलेगी। यहां हम ये देखेंगे कि कितना ऋण दे रहे हो भाई, तुम्हारे पास में इनकम मान लो 100 रुपीज़ की है और तुमने ऋण दे रखा है 90 रुपीज़ का। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि तुमने 15% होल्डिंग क्यों नहीं किया? तो ये सब जो क्वेश्चंस आस्किंग होंगे वो आरबीआई के द्वारा होंगे। आरबीआई वहाँ क्वेश्चंस पुट कर सकता है, भाई जब हमने कह दिया आपको 15% तो होल्डिंग पे डालना ही डालना है, कभी भी आपका जो जमा करने वाले हैं वो आगे उन्होंने मांग जमा कर ली तो आप क्या करेंगे? सो इसीलिए हम देख पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन का जो वर्क है वो आरबीआई करता है हमारे औपचारिक क्षेत्रकों में। बच्चों इसके साथ साथ देखिए
अगर हम बात करें अनौपचारिक क्षेत्रक में, तो अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। और ये एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण हम देखते हैं कि जो यहाँ से ऋण लेता है उसकी स्थिति बद से बदतर होती ही जाती है। वो समय पर ऋण नहीं चुका पाते। क्यों नहीं चुका पाते? हमने देखा बैंक जहाँ 8.5% ले रहा था अरुण से, एग्जाम्पल में हमने देखा था, वही हम ये देख पा रहे थे कि जब वो किसान की हम बात कर रहे थे श्यामल की, तो वो पहले व्यापारी से पहले महाजन को दे रहा था 60% वार्षिक, उसके बाद में व्यापारी को दे रहा था 36% वार्षिक, जबकि जो बैंकों की वास्तविक ब्याज दरें थी वो थी 8.5% वार्षिक की। तो हम अंदाजा लगा पा रहे हैं इन पर ऑब्जर्वेशन नहीं, कंट्रोल नहीं है, इस कारण जो अनौपचारिक क्षेत्रक हमारे हैं उनकी गतिविधियां अनकंट्रोल्ड होती हैं। वहां पर हम कहें कि कई सारी ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं जिनके कारण ऋण लेने वाला व्यक्ति दिन ब दिन उसमें फंसता ही चला जाता है और कर्ज जाल निर्मित हो जाता है। कर्ज जाल नया शब्द नहीं है, इसके बारे में हमने इसी अध्याय में डिटेल्ड में समझा था। ठीक है, चलिए, वे इच्छित दरों पर ऋण दे सकते हैं, सीधी सीधी बात है। हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने, भाई कभी 60 दे रहे हैं, कभी 36 दे रहे हैं, कभी 40 दे रहे हैं, इच्छित दरों पर वो ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीके से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। अब ये नाजायज तरीके क्या है? नाजायज तरीके कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई। जैसे किसी किसान ने किसी साहूकार से ऋण ले लिया, अब क्या होगा? जब वो ऋण नहीं चुका पा रहा, ब्याज नहीं दे पा रहा, मूल नहीं दे पा रहा, तो क्या करेगा? वो साहूकार लठेत लेके जाएगा, उसकी जमीन को हड़प लेगा। ठीक है, कौन रोकेगा? ऐसा कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया हुआ, उन पर कोई ऑब्जर्वेशन करने वाला भी नहीं बैठा। अनौपचारिक जो हमारा क्षेत्रक है वहां हम देख रहे हैं कि 33% साहूकार ऋणदाता बने हुए हैं, ऋण देते हैं, परंतु हम ये देख पा रहे हैं फिर भी इस सेक्टर की जो सबसे भयानक स्थिति हमारे सामने निकल करके आती है किसानों की दुर्दशा के रूप में। तो ये एक हमारा माइनस पॉइंट रहेगा कि हमारा जो अनौपचारिक क्षेत्रक है उसमें ऋणदाताओं की जो गतिविधियां हैं उसका ऑब्जर्वेशन करने का पॉइंट हमारे पास में नहीं है। बच्चों, इसके अलावा हम बात करें तो देखिए, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्रक के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। पड़ेगा ही भाई, 8.5 की जगह तुम 36 ले रहे हो, 8.5 की जगह तुम 60% वार्षिक ले रहे हो, तो महंगा तो पड़ना ही है। कहाँ तो तुम 8.5 रुपये ले रहे थे, कहाँ तुम 60 रुपये ले रहे हो, कितना महंगा पड़ गया ना। तो हम देख रहे हैं औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता हैं वो ब्याज ज्यादा लेते हैं। इसी कारण हम देखते हैं वहां के जो कर्जदाता हैं उन्हें वो कर्ज बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। और ऋण की भी नहीं बच्चों, यहाँ ऋण शब्द तो हमने यूज किया है, पर हम ये कहेंगे ऋण के ब्याज की अदायगी में। मूल तो चूकता ही नहीं है, ब्याज ही ज्यादा चला जाता है क्योंकि उसकी दरें क्या हैं? बहुत ज्यादा हैं। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा था। 60% देता हुआ 36% दे रहा था, भाई कहां तक देगा? जबकि अरुण को हमने देखा, उसने 8.5% चुकाया और मजे कर रहा था, आगे से आगे उसकी उन्नति होती जा रही थी। तो ये बच्चों कई सारे फैक्ट्स हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि आरबीआई ऐसा कानून क्यों नहीं लाता है, आरबीआई कुछ ऐसा फंडामेंट क्रिएट क्यों नहीं करता है कि जो हमारा अनौपचारिक सेक्टर है, क्षेत्रक है ऋण वाला, उसका भी ऑब्जर्वेशन किया जाए, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्रिएट किया जाए, ताकि जो यहाँ के कर्ज लेने वाले कर्जदार हैं वो आराम से अपना कर्जा भी चुका सके और उनकी जो आय के स्रोत हैं वो भी दिन दिन बढ़ जा सके। तो इन सब पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए, कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। बिल्कुल हो जाएगी भाई। आप 100 रुपए कमा रहे हो, अंदाजा लगाइए, आप 100 रुपए कमा रहे हो भाई, 100 में से आपने क्या किया है? आपने 200 रुपए का ऋण ले लिया, चलो ठीक है, या हम कहें 100 रुपए का ऋण ले लिया मैंने। अब 100 रुपए पे मैं 60 रुपए का ब्याज दे रहा हूँ, ठीक है, तो 160 हो गया। मेरी इनकम तो 100 ही है, यानी मैं कैसे चुका पाऊंगा इसको? अगर मैंने 100 चुका है तो फिर मैं खाऊंगा क्या? चलो मैंने 60 चुका है, पर मेरा 100 तो ऐसे कैसे रह गया? तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं कि ऊंची ब्याज दरें कैसे प्रभावित करती हैं किसी व्यक्ति के सोर्स ऑफ इनकम को, या हम कहें लाइफ स्टाइल को, कैसे वो डैमेज कर रही हैं यहाँ पे। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने रमा के मामले में देखा था, और लास्ट में क्रिएट होगा कर्ज जाल, ऋण जाल, जिसमें फंस जाने के बाद में व्यक्ति बाहर निकलना उसके लिए
मुमकिन नहीं होता है। रमा को हमने देखा कैसे वो कर्ज के जाल में फंसती गई और फिर अंत में ये हो रहा था कि अब वो एक तरीके से बेगार प्रथा के अंतर्गत अपने भूस्वामी नियोक्ता के अधीन रह गई थी। अब उसे वो कार्य भी करने पड़ रहे थे जो उसे पसंद नहीं थे, भूस्वामी का व्यवहार उसे पसंद नहीं, परंतु मजबूरी ऐसी क्रिएट हो गई कि उसे वो सारे कार्य करने पढ़ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये चर्चाएं तो कर ली कि भाई औपचारिक ऋण क्षेत्र क्या है, अनौपचारिक ऋण क्षेत्र क्या है, इन दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो कौन सा ऐसा है जिसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है, किसमें हम ये देखें कि ऋण लेने वालों की स्थिति ठीक रहती है, वो अपना समय पे ऋण चुका पाते हैं, और कौन सा सेक्टर ऐसा है जहां से ऋण लेने पर कर्जदाता एक ऋण जाल में फंसने की उनके संभावनाएं बन जाती हैं। इन सब के ऊपर हमने चर्चा कर ली। चलिए कुछ और चर्चाएं करते हैं। देखिए, जैसा ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर के अपना व्यापार उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागतों को देख करके पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है भाई, मैंने सोचा चलो मैं एक व्यापार शुरू करता हूं, ऋण ले लेता हूं। जब मैं गया वहां पता चला ऋण की लागत इतनी है कि जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मेरे ब्याज बनेगा उससे तो कम ही होगा। भाई मेरा ब्याज बन रहा है 60 रुपए और मैं कमा रहा हूं 50 रुपए प्रॉफिट में, तो मैं क्यों ऋण लूंगा बताइए, क्यों मैं अपने 10 रुपए अपने पास से उसको दूंगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो नए व्यवसायी हैं, नया व्यवसाय शुरू करने वाले आते हैं, उनको भी ये जो ऋण का अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा वो प्रभावित करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि उद्यम की जो नई व्यवस्थाएं आने वाली हैं या हम कहें नई पीढ़ी आने वाली है जो व्यवसाय में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन या योगदान देना चाहती है, वो अपना योगदान इसी अनौपचारिक क्षेत्र की वजह से नहीं दे पा रही है। बच्चों, इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए कि जो लचीलापन ला सकें। कागजात हम ये देखते हैं कि इतने सारे बैंकिंग कागजात मांगते हैं हमसे, इतने सारे कागजात की एक्सेप्टेशन करते हैं कि हम पूरे कागजात कर ही नहीं पाते। उनको ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, वो वाला चाहिए, 6 महीने का ये स्टेटमेंट, वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स वो इकट्ठा करके एक बड़ी सी फाइल मांग लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इन कागजात में जो मस्ट है केवल वो उन्हें ही मांगे। पहली चीज, उन्हें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि जो लोन है चाहे वो कम अमाउंट में हो पर सबके लिए उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा। यानी इनका जो 25% आंकड़ा है हमने देखा पिछले पाई चार्ट में, वो 33% जो कि साहूकारों द्वारा दिया जा रहा है उसको क्रॉस करे, उसको कैसे भी उसे टेक ओवर करे। तब हम देखेंगे कि इन सब कारणों को देखते हुए हमारी जो स्थिति है, जो नए व्यवसायी आने वाले हैं या हम कहें जो किसान वर्ग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी स्थितियां सुधरेंगी और वो कर्ज जाल से बच जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक, जिस पर हमने ये देखा कि अनौपचारिक साख और औपचारिक साख में क्या अंतर है, कैसे ये हमारे मानव जीवन, हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या। इसका एकमात्र सॉल्यूशन तो हमने यहाँ देख लिया, बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना चाहिए। चलो ये पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या करें, तो भाई जो हमारा आरबीआई है उसे ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्थाएं लागू करनी चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए जो अनौपचारिक क्षेत्रों पर भी ऑब्जर्व कर सके, इनके लिए भी वो रूल्स बना सके। तो ये तो कुछ ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि हम देख पा रहे हैं अनौपचारिक क्षेत्र में कोई भी आ सकता है। हमारा दोस्त है, मित्र है, वो भी अनौपचारिक क्षेत्र के हमारे लिए, हम उससे पैसे उधार ले रहे हैं भाई, वो भी हमारे लिए तो एक अनौपचारिक ऋण क्षेत्र हो गया ना। तो उसका ऑब्जर्वेशन करना है, यानी कि स्मॉल व्यक्ति से लेकर के एक बड़ी संस्था तक का ऑब्जर्वेशन करना है आरबीआई को, जो काफी मुश्किल होगा। उसका सबसे सीधा सॉल्यूशन यही है कि बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना है, अपनी कर्ज व्यवस्था को हम कहें लचीला बनाना होगा और सबके लिए ऋण उपलब्ध हो सके ऐसी शर्तों पर काम करना शुरू करना होगा। अगर रमा को बैंकों से कर्ज मिलता तो हो सकता था उसकी स्थिति ऐसी बुरी नहीं होती। वहीं अगर हम सपना की बात करें, उसे भी अगर बैंकों से कर्ज मिलता तो उसकी स्थिति भी इतनी बुरी नहीं होती। इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष वो अपनी फसल से आय प्राप्त करके इस ऋण को चुका देती। तो इन सब बातों को हमने यहाँ डिस्कस कर लिया और ये देख लिया कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में से कौन सा बेहतरीन क्षेत्र है और कैसे हमारी अर्थव्यवस्था पर ये दोनों प्रभाव डालते हैं। तो चलिए आगे हम विचार करते हैं और कुछ टॉपिक्स पे। देखिए, इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर बैंक अपना लचीलापन अपनाएंगे, सहकारी समितियां लचीलापन अपनाएंगी, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को हम कहें ऋण देंगी, तो लोगों की आय बढ़ेगी। बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। जैसे किसी को नया व्यापार करना है वो शुरू कर लेगा, कोई फसल उगाना चाह रहा है, जैसे मान लो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाना चाह रहा है, व्यावसायिक फसलें उगाना चाह रहा है, तो इस ऋण को लेकर के वो ये कार्य कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि वे फसल उगा सकते हैं, कोई
कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। और इन सब चीज़ों से हम ये देखेंगे कि जब वो नया उद्योग लगा रहे हैं तो वस्तुओं का व्यापार भी शुरू हो सकता है उनके लिए। तो इतने सारे हम कहें आय के स्रोत उनके लिए ओपन हो जाते हैं केवल मात्र एक गतिविधि से, और वो गतिविधि है बैंकों द्वारा और सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण है वो उपलब्ध करवाए जाएं। हम ये कहें सबके लिए ऋण उपलब्ध करवाए जाएं जिन्हें ज़रूरत है। बच्चों यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया हमारा टॉपिक। चलिए आगे कुछ और देखते हैं। देखिए, सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है भाई। देश का विकास, विकास शब्द हमारे लिए नया नहीं है। चैप्टर 1 अच्छे से याद किया है ना आपने, अच्छे से हमने लर्न किया है। चैप्टर 1 विकास क्या कहता है? विकास का मतलब प्रगति, तरक्की, शाब्दिक अर्थ यही है ना। जब आय बढ़ती है तो हम कहते हैं विकास हो रहा है। पहला टॉपिक तो यही था। विश्व बैंक की रिपोर्ट भी कह रही थी भाई हम ये देखेंगे जो प्रति व्यक्ति आय का जो आंकड़ा है, जो डॉलर्स का देखा हमने, $42,500 का आंकड़ा जो क्रॉस कर रहा है वार्षिक में, वो हम विकसित राष्ट्रों में ले जाएंगे। विश्व बैंक ने ऐसा ही रिपोर्ट दे दिया। वहाँ हम ये देखते हैं जब आय बढ़ रही है तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या कह रहा है? भाई आय आपके पास में अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छे शिक्षा वगैरह मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और आपकी जो जीवन प्रत्याशा है वो उच्च हो जाएगी। तो आप HDI की रैंकिंग में ऊपर चले जाओगे। और HDI में आपने अच्छी रैंक ले ली है तो जाहिर सी बात है आपके राष्ट्र का विकास हो गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज मिलने से देश का विकास हो जाता है। कर्ज मिला, सस्ता है, ऐसा है हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमने उद्यम लगाया, व्यापार शुरू किया, प्रॉफिट कमाया, कर्जा भी चुकाया, एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास में आई, उसे हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। जहां इन्वेस्ट यानी निवेश शब्द आ गया वहां विकास दिखना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देख लिया एक छोटी सी गतिविधि कैसे पूरे राष्ट्र के विकास को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले टॉपिक पे जो है औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा भी गया है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, दोनों की हम बातें करेंगे कि भाई किसे क्या क्या प्रॉफिट हैं, क्या क्या लॉसेज हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, इन सब पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट से हम देखते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले हम जो हमारा इंडेक्स है वो क्या कह रहा है, जहाँ भूरा कलर आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला कलर, वो कह रहा है कि अनौपचारिक स्रोत में ऋण की प्रतिशत। भाई अनौपचारिक स्रोत में कितना ऋण प्रतिशत है यहाँ पे। बैंगनी कलर हमें क्या कह रहा है, हम बैंगनी कह सकते हैं या ग्रीन कह सकते हैं, वो कह रहा है औपचारिक स्रोत में ऋण का प्रतिशत। औपचारिक और अनौपचारिक की कंपेयर यहाँ है कई सारे सेक्टर्स में। गरीब परिवार की हम बात करेंगे, कम संपत्ति वाले परिवार की हम बात करेंगे, समृद्ध परिवार की हम बात करेंगे और अमीर परिवार की हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं वो हमें बहुत ही विचलित करने वाले हैं। ये समझ लीजिए, इनको हमने समझा तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे विविध प्रकार के साख प्रबंध हैं उनकी स्थिति लोन देने में यानी कर्ज देने में हमारे देश में क्या कह रही है। तो देखिए अगर हम गरीब परिवार का सर्वे करते हैं तो वहां हम ये देखते हैं कि जो हमारा अनौपचारिक सेक्टर है वो लगभग 85% है, यानी 85% गरीब परिवार ऐसे हैं जो अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है उन पर ब्याज का बोझ बढ़ा हुआ होगा। अनौपचारिक क्षेत्र तो पहले ही ब्याज दर अधिक रखते हैं, कई सारे कष्ट उन पर आ रहे होंगे, वो ऋण चुका नहीं पा रहे होंगे, उनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। तो यहां हम ये देख रहे हैं गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है अगर उसे अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम बात करें कम संपत्ति वाले परिवार की तो यहां हम देखते हैं कि लगभग 53% फैमिलीज ऐसी हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त कर रही हैं। उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि लगभग उसी आंकड़े में यानी लगभग 47% तक के जो परिवार हैं वो हमारे औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहां भी स्थिति की बात करें तो लगभग आधे परिवार ऐसे हैं जिनकी स्थिति खराब होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे समृद्ध परिवार की। तो अगर हम यहां देखते हैं तो जो औपचारिक स्रोतों का आंकड़ा है वो बढ़कर के 72% तक हो जाता है। भाई एक हम कह रहे हैं कि मतलब 72%। तो ये आंकड़ा हम ये देख पा रहे हैं कि इनको इनके औपचारिक स्रोत से ऋण प्राप्त होता है जिसमें ब्याज दर फिक्स होती है, आराम से व्यक्ति चुका पाता है। तो ये आंकड़ा कुछ ऐसा कहता है कि समृद्ध परिवारों में अच्छी खासी स्थिति है ऋण को लेकर के। और अंतिम आंकड़ा यानी कि अमीर परिवार की हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां हम ये देखेंगे लगभग 90% परिवार ऐसे हैं अमीर जिनको बैंकों से, सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त होता है और बड़ी सहूलियत के साथ में ये इसे चुका पाते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ये पहले से अमीर है, ठीक है, इन्होंने ऋण भी बैंकों से लिया है, सस्ती ब्याज दर है, आराम से ये चुकाएंगे।
उस ऋण को ये इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके मूलभूत खर्चे तो पहले से पूरे हो रहे हैं, ये अमीर परिवार हैं भाई, इनकी पहले से आय अच्छी है, तो ये उस ऋण को क्या करेंगे, बिजनेस में अब निवेश कर रहे हैं, कहीं भी इन्होंने उसको निवेश कर दिया। अब निवेश करने के बाद में इनकी आय वो बढ़ती जाएगी। तो हमारे जो आंकड़े हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख में किसे क्या मिलता है, क्या कहते हैं कि आज हमारी ऐसी व्यवस्था है कि निर्धन व्यक्ति को जिसे कि औपचारिक स्रोत की जरूरत है उसे ऋण मिलता है अनौपचारिक स्रोत से। अमीर व्यक्ति जो कि आराम से हैंडल कर सकता है बढ़ी हुई ब्याज दर को भी, उसे मिलता है औपचारिक स्रोत से। तो हम ये देख रहे हैं कि गरीब दिन दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर व्यक्ति दिन दिन अमीर होता जा रहा है। तो ये आंकड़े हमें इस प्रकार से मैसेज देते हैं कि कैसे हमारे जो विभिन्न टाइप्स के फैमिलीज हैं उनका बैकग्राउंड ऋण को लेकर के क्या कहता है। क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए इस पे चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, आलेख में शहरी क्षेत्रों के लोगों के ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है, जो हमने अच्छे से समझ लिया। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। हम ये देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों का कर्जे की अगर हम बात करें तो 85% जो फैमिलीज हैं उनकी जरूरत पूरी होती है हमारे अनौपचारिक स्रोतों से। बच्चों इसके साथ साथ देखिए, इसकी तुलना आप अगर हम शहरी जो इलाकों के अमीर परिवार हैं उससे करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वहां केवल 10% कर्ज है जो अनौपचारिक स्रोतों से लिया जाता है, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से। इस तरह की तस्वीर हमारे ग्रामीण सेक्टरों से भी हमारे सामने निकल करके आती है। ऐसा नहीं ग्रामीण सेक्टरों में कुछ अलग स्थिति है, सेम स्थिति वहां है। गरीबों को वही साहूकार, वही महाजन, वही व्यापारी, वही भूस्वामी नियोक्ता ऋण देगा, और अमीरों के लिए वही हमारे सहकारी बैंक खुले हुए पड़े हैं, वही पूरे बैंक उनको ऋण देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये स्थिति यहां निकल करके हमारे सामने आती है। बच्चों इसके अलावा देखिए, अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। भाई साहब, ब्याज की जो दरें हैं वो इतनी हाई हैं, गरीब उनको चुका ही नहीं पाता और उसकी स्थिति बदतर होती जाती है। इस सब से क्या पता चलता है बच्चों, इसका विचार हम करें तो हमें यह पता चलता है कि औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों को केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें उनके अनौपचारिक स्रोतों से होती हैं। यह आंकड़ा तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहां हम ये देख रहे थे एकमात्र साहूकार जो कि अनौपचारिक स्रोतों का एक भाग है छोटा सा, वो 33% तक ऋण उपलब्ध करा रहा है ग्रामीण सेक्टर में। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी भी गरीब परिवारों की केवल 50% जरूरतें पूरा हो पाती हैं, अन्यथा उन्हें जरूरत 100% की है, बाकी की वो पूरी करते हैं अपने अनौपचारिक स्रोतों से, जहां ब्याज की दरें काफी हाई होती हैं। बच्चों इसके अलावा आंकड़े आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं। ये ब्याज की दरें अधिक होते हैं, हमारे माइंड में सीधा सीधा कौन आना चाहिए, सोनपुर का श्यामल, जो 36% 60% पर ब्याज पे पैसा ले रखा था उसने, वो तुरंत आ जाता है हमारे माइंड में। और यह उधार कर्जदाताओं की आय को बढ़ाने का काम कम ही करता है, यानी हम कह रहे हैं कि वो बढ़ाता तो नहीं, अपितु उनकी आय को क्या कर देता है, घटा देता है। कैसे घटाएगा, 100 रुपए से 160 रुपए वाला एग्जाम्पल याद है ना, चलिए वही एग्जाम्पल हमारे माइंड में रहना चाहिए, कैसे ये घर घटा रहा है आय को बढ़ाने की जगह। अगर इसलिए हम बात करें बैंक और सहकारी समिति, तो उन्हें अपनी गतिविधियों को विशेषकर हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की जो अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता है वो घट जाए, औपचारिक स्रोतों का पार्टीशन वहां बढ़े। और हम ये देखें कि पाई चार्ट में जो स्थान हमारे साहूकारों ने ले रखा है उसको कवर अप करे हमारे बैंक सहकारी समिति, जो 25% पे रुके हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देख लिया औपचारिक और अनौपचारिक की तुलना। तो चलिए अब हम आगे कुछ और डिटेल्स में देखते हैं। दूसरा कारण कि अगर हम बात करें यहाँ, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोतों के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, 90% आंकड़ा है भाई, तो लगभग हम देख रहे हैं सारे परिवार ही आगे, कोई 10% परिवार रहे अमीरों की हम बात करें, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है, बिल्कुल रहना पड़ रहा है। 80-85% तो यहीं से ले रहे हैं वो लोग। तो इसके बाद में यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। और यही हम देखते हैं कि इस औपचारिक ऋण पर जो नज़र बनाए हुए हैं हमारा RBI, वो इसीलिए तो बनाए हुए हैं ताकि हमारे जो देश में, हमारे समाज में जो स्टेबिलिटी है,
अमीर गरीब का जो भेदभाव है या हम कहें आंकड़े हैं वो कैसे भी स्टेबल रहे, कैसे भी ये रहे कि भाई अमीरों को भी लाभ मिल रहा है, गरीबों को भी लाभ मिल रहा है, तो एक कंपेयर दोनों में लगभग इक्वलिटी वहाँ बनी रहे। इस चीज़ के लिए ही तो आरबीआई ऑब्जर्व करता है औपचारिक ऋण क्षेत्र को हमारे को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये दूसरा कारण था जिसको हमने यहाँ पे देख लिया है। तो चलिए अब चर्चाएं करते हैं कुछ प्रश्न पे। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? इतना कुछ पढ़ लिया इसके बारे में, मुझे नहीं लगता अभी हमारे लिए मुश्किल होगा। तो चलिए इसके आंसर को राइट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अंतर के बिंदुओं की, तो जैसे सबसे पहला बिंदु हमारे सामने निकल के आ रहा है कर्ज देने वाला। तो देखो, अगर औपचारिक की आप बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है ऐसा जो कंट्रोल में काम करेगा सस्ता ब्याज दर है। बैंक, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह से जो ऋण लिया जाएगा वो यहाँ शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लोग जो किसी भी रूप में हमें पैसा दे रहे हैं, चाहे व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, साहूकार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त, सबको यहाँ शामिल कर सकते हैं हम। इसके बाद में अगर ब्याज की दरों की हम बात करें तो औपचारिक स्रोत की कैसी होती है? लोएस्ट होती है, देन अनौपचारिक स्रोत इसकी हाईयर होती है। अगर हम बात करें कर्जदारों का शोषण की, तो कर्जदारों का शोषण हो ही नहीं सकता औपचारिक में। क्यों नहीं हो सकता? बिफोर लोन, हम जब लोन लेने जा रहे हैं, हम साख लेने जा रहे हैं, ऋण लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। भाई एग्रीमेंट में सारा कुछ मेंशन है। मेघा का एग्जाम्पल आपको याद होगा, आवास ऋण वाला, बैंक से उसने लोन लिया, उस एग्रीमेंट में सब कुछ मेंशन था। क्या, कितना अमाउंट ले रहे हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कितने टाइम तक लगेगा, आपका जो ये पेएबल होगा, मतलब इसका रीपेमेंट आप कैसे कर रहे हो, मासिक कर रहे हो, वार्षिक जा रही है किस्तें, वो सारा मेंशन था। साथ ही साथ हम ये देख पा रहे थे कि क्या क्या भुगतान करने के लिए आपने क्या ऋण आधार रखा है, वो सब मेंशन थी। तो यहाँ शोषण की बात तो हो ही नहीं सकती भाई औपचारिक में, तो बिल्कुल, और अनौपचारिक में शोषण की ही बात होती है। सीधा सीधा समझो, वहाँ तो जो ये देने वाले हैं, जो कर्ज देने वाले हैं, वो ये देखते हैं मैं कैसे इस सामने वाले को खा जाऊँ, इसका सारा पैसा मैं कैसे ले लूँ, इसकी सारी जमीनें मैं कैसे ले लूँ, मैंने इसको 1000 रुपये दिए, बहुत बड़ी रकम दी है, बस मैं इसको पूरा का पूरा इसको खाना चाहता हूँ, इसका पूरा पेमेंट मैं खा जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर अगर हम चर्चा करें कि कर्ज देने वाला कौन है, ब्याज दरें कैसी हैं और कर्जदारों के शोषण की स्थिति कैसी है, तो हमें अंतर मिल जाता है औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में। तो चलिए आगे मूव करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है? सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? भाई आसान सा प्रश्न है, सभी को क्यों मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है सभी को मिलेगा, उनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, देश का विकास होगा, हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी, हम विकासशील से विकसित की ओर मूव कर जाएंगे। आसान से शब्दों में तो यही कह सकते हैं ना। चलिए इसे राइट करते हैं। देखिए, उचित दरों पर ऋण सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए ताकि ऋण के माध्यम से लोग अपनी आय बढ़ा सकें और समय पर चुकौती कर सकें, देश का विकास भी हो सके। तो ये वह कारण है जिसके कारण कहा गया है कि जो ऋण है वो सबके लिए उचित दरों पर उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों इसके अलावा देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? 2 प्रश्न हमसे किए हैं और ऐसा टॉपिक है जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाई अनौपचारिक जो ऋणदाता हैं उनकी गतिविधियों पर आपको नजर रखनी है। तो इसके लिए आरबीआई जो कि हमारे औपचारिक क्षेत्र पर ऑब्जर्वेशन करता है, उसका रोल होना चाहिए। क्या आप इसको मानते हैं? क्यों होना चाहिए ये बताना है। और अगर ये ऐसा काम करता है तो उसका काम मुश्किल कैसे होगा? क्यों हम कहें कि उसका काम बहुत मुश्किल होगा? तो देखो बच्चों, अगर अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों की बात करें तो हम डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि आरबीआई को भाई ऐसा ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना ही होगा इन क्षेत्रकों पर भी, जैसा कि आप औपचारिक पे कर रखे हो। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अनियमितता ज़्यादा है, कर्जदार का शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो ऑब्जर्वेशन तो मस्ट है। अब मुश्किल की बात करते हैं तो याद है ना, दोस्त से लेकर के संस्था तक, यानी हम ये देखते हैं यहाँ पर जो अनौपचारिक स्रोत हैं जहाँ से हम ऋण ले रहे हैं तो वो काफ़ी सारे, हमारा दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, हम कहें कोई व्यापारी है, कोई साहूकार हो सकता है। तो इतने सारे अलग अलग फंडामेंट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इसके जो अनौपचारिक क्षेत्र को पूरा करते हैं। अब इन सब का ऑब्जर्वेशन करना बहुत मुश्किल होगा, इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता, ये रूल्स को माने नहीं माने ऐसा कुछ क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी मुश्किलों का सामना हमारे आरबीआई को करना होगा अगर वो निरीक्षक का कार्य करता है। तो चलिए इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। औपचारिक क्षेत्र उधारकर्ताओं को उच्च ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल करता है, साहूकार तो बड़ी से बड़ी ब्याज दर ले रहे हैं। उधारकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से उनका शोषण किया जाता है, इसलिए औपचारिक क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको
एक पर्यवेक्षक का रूप निभाना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है ये कि ये जो अनौपचारिक क्षेत्र है वो विशाल और बिखरा हुआ है। विशाल कैसे है हमने देख लिया, बिखरा हुआ कैसे है भाई, फ्रेंड है, फ्रेंड के बाद में कहाँ का साहूकार, कहाँ का क्या, उनका कोई उनकी यूनिट्स नहीं है ना, वो हम कहें सिंगल सिंगल पार्टीशंस में है। अब बैंकों की हम बात करें, अगर हमने देखा एसबीआई इतनी सारी ब्रांचेज हैं पर उसका एक हेडक्वार्टर होता है, एक हेड ब्रांच होती है ना, पर इनका अगर अनौपचारिक की बात करते हैं तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? साहूकारों का हेडक्वार्टर कहाँ ढूंढने जाएंगे, मित्र का हेडक्वार्टर ढूंढने कहाँ जाएंगे? तो ये बिखरा हुआ है, विशाल क्षेत्र है और ये क्षेत्र दस्तावेजीकरण पूरा नहीं करता है, इनके कोई डेटाज ही नहीं है। अरे मैंने आपसे पैसे लिए, अब आपका डेटाज कहाँ है हमारे आरबीआई के पास में, तो कैसे ऑब्जर्व होगा? इन सब कारणों से हम कहते हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र है उसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने चर्चा कर ली हमारी सहकारी समितियों को लेकर के और हमारे औपचारिक और अनौपचारिक जो सेक्टर्स हैं ऋण के, साख के, क्रेडिट के, उनको लेकर के अच्छे से विस्तार से समझ बना ली। इन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र अच्छा कार्य कर रहा है, किसे और सुधार की जरूरत है। साथ ही साथ हमने तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये रिजल्ट फाइंड कर लिया कि कैसे हम इन क्षेत्रों में और अच्छा सुधार कर सकते हैं, कैसे हम इन क्षेत्रों के माध्यम से हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि अब तक के टॉपिक्स में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होगी और देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।